बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 109 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो दोनों चंद लम्हों तक वहीं रहे और इर्द गिर्द की सुनगुन लेने की कोशिश करते रहे। अंदर से बार बार किसी बकरी के मिमियाने की तेज़ आवाज़ आ रही थी। इसके अलावा गाए बगाए किसी औरत के रोने की सदा भी सुनाई देती थी। ये आवाज़ बेपनाह गम में डूबी हुई थी। ये क्या तमाशा है लालिदी जान? गोरा ने सरगोशी की। पता चल जाता है थोड़ी देर में। रुस्तम का लहजा सफाक था। लालिदी जान, हजरत जी के पेट में ये छुरा मुझे घोंपने देना, मेरी एक बड़ी पुरानी आरजू पूरी हो जाएगी। गोरा ने बड़ी संजीदगी से कहा, चलो तुम घोंप देना, लेकिन पहले वो कंजर का बीज नजर तो आए। रुस्तम ने जवाबी सरगोशी की। लेकिन छुरा मुझे दे दो ना, एंड टाइम पर कैसे दोगे? चलो ठीक है, लेकिन 222 मुझे दे दो, रुस्तम ने सरगोशी की। गोरा ने 222 रुस्तम की तरफ बढ़ा दी। रुस्तम ने छुरा उसे दे दिया जो उसने कुर्ते के नीचे लगा लिया। रुस्तम ने राइफल को बिल्कुल तैयार हालत में करके अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। राइफल के 2 भरे हुए फालतू मैगजीन उसने वास्कट की जेबों में डाल लिए। वो दोनों धीमे कदमों से अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। इनके ख्याल में ये फैसला कुन वक्त था। अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। वो पहरेदारों के पास से गुजरे और हैरान कुन तौर पर सलामती से अंदर पहुंच गए। किसी ने उन्हें रोका टोका नहीं और ना ही शिनाख्त किया। यहाँ एक हालनुमा कमरे में 2-2.5 दर्जन अफराद फर्श पर पीछे कालीनों पर बैठे हुए थे। इनमें आम लोगों के अलावा अच्छे खासे खाते पीते खुशपोश लोग भी मौजूद थे। गालबन वो सब के सब हजरत साहब के न्याज हासिल करने के लिए अपनी बारी के मुंतजिर थे। कुछ अफराद की गोद में बच्चे भी नजर आ रहे थे। हाल को पर्दों के जरिए 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। दूसरे हिस्से में खवातीन थी। सब लोग दम सादे बैठे थे। बस कभी कभी किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। दरबार के एक बहुत बड़े पालिशुदा दरवाजे के सामने एक अट्टा कट्टा मुहाफिज खड़ा था। रुस्तम और गोरा अगली कितार में एक तरफ बैठ गए। दरवाजे के सामने खड़ा बारिश मुहाफिज एक मोटे दानों की तस्बीह को मुसलसल उंगलियों से गर्दिश दे रहा था। ताम अंदाजा होता था कि वो आदतन ऐसा कर रहा है। पढ़ पढ़ा कुछ नहीं रहा। औरतों वाले पोर्शन की तरफ से गाए बगाए किसी औरत के रोने की बुलंद आवाज़ सुनाई देती थी। यही आवाज़ रुस्तम और गोरा ने बाउंड्री वाल के पास से सुनी थी। अभी रुस्तम और गोरा को बैठे चंद मिनट ही हुए थे कि पालिशुदा दरवाजे के पट जरा से वाह हुए और एक दरबान नुमा शख्स ने किसी का नाम लेकर आवाज़ दी। रुस्तम और गोरा के करीब से 3-4 अफराद उठे और बेताबी से दरवाजे की तरफ बढ़े। रुस्तम के दिल में न जाने क्या आई कि वो इन अफराद के साथ ही उठ खड़ा हुआ। रुस्तम के उठते ही गोरा भी उठ गया। पुकारे जाने वाले अफराद दरवाजे में दाखिल हुए तो रुस्तम और गोरा भी दाखिल हो गए। रुस्तम को दरबान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से अंदर चला गया। ताम सबसे आखिर में आने वाले गोरा को दरबान ने रोक लिया। नहीं भाई नहीं, वो तहमकाना लहजे में बोला, अब पूरा पिंड ही अंदर ना घुसाओ। गोरा ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और खामोशी से पीछे हट गया। एक कालीन पोश लाबी से गुजर कर वो एक शानदार बैराबी दरवाजे के पास पहुंचे। यहाँ हर तरफ एक अजीब खुशबू फैली हुई थी। आवाज़ को बेकाबू और धड़कनों को ज़ेरो ज़बर करती हुई अनोखी महक। रुस्तम के साथ अंदर आने वालों में एक बूढ़ा शख्स भी मौजूद था। वो किसी गांव का खाता पीता ज़मींदार दिखाई देता था। उसके साथ 2 नौजवान भी थे। उन्होंने कलफ लगे कपड़े और तलाई अंगूठियां पहन रखी थी। रुस्तम ने अंदाज़ा लगाया कि वो बूढ़े के बेटे हैं। वो भी परेशान और खवास बाख्ता नजर आते थे। रुस्तम उन तीनों अफराद के साथ ही अगले दरवाजे में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर सनसनीखेज था। ये एक वसीउ अरीज चौकोर कमरा था। रुस्तम को एक जवान सा लड़की बिस्तर पर सीधी लेटी नजर आई। उसका खूबसूरत चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद था। आंखें बंद थी। वो गहरी बेहोशी में नजर आती थी, दुनिया माफिया से बेखबर और धीरे धीरे मौत की तरफ खिसकती हुई। बाईं तरफ दीवार के साथ साथ बैद की चंद कुर्सियां रखी हुई थी। इन कुर्सियों पर 2 सोगवार औरतें बैठी हुई थी। तब रुस्तम की नज़र बहरूपीय हजरत पीर पर पड़ी। वो पतलून कमीज में था। दाढ़ी मुंह छस्बे मामूल यकसर साफ थी। वो बेहोश लड़की के सराहने खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद और होंठ बदबदाने वाले अंदाज में खिल रहे थे। वो किसी अमल में मसरूफ था। कुदरत के हकम में उसकी 2 अदद बीवियां मौजूद थीं। उनके चेहरे नकाब में थे। सिर्फ आंखें दिखाई देती थी। उन्होंने हाथों पर सफ़ेद दस्ताने चढ़ा रखे थे। छोटी बीवी कुदरत के पहलू से लगी खड़ी थी। उसके हाथ में प्याला नुमा बर्तन था। बर्तन में कोई महलूल था जिसमें कुदरत गाए बगाए उंगलियां डुबोता और बेहोश लड़की के चेहरे पर फेंकता था। थोड़ी देर बाद दरबान ने सोगवार औरतों को इशारा किया कि वो उठकर बाहर चली जाएं। औरतें सिसकियां लेती अपनी मरीज़ा को हसरत भरी नज़रों से देखती बाहर चली गईं। दरबान ने अंदर आने वाले अफराद को कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। रुस्तम भी उनके साथ ही बैठ गया। इसी दौरान में कमरे का दरवाज़ा होले से खुला और एक टैडी छोटे साइज की बकरी मिमियाती अंदर आ गई। बकरी का सफ़ेद नर उसके पीछे पीछे आ रहा था। उन दोनों की रस्सियां एक पहरेदार ने थाम रखी थी। जानवरों के अंदर दाखिल होते ही कुदरत की नकाब पोश बीवियां एक अकबी दरवाजे से बाहर चली गई।
वसी और इस कमरे के गोशे में कालीन पर पॉलीथीन की एक बड़ी शीट बिछी हुई थी। इसकी पैमाइश तकरीबन 12 फुट थी। इस पर कुछ पिंजरे रखे हुए थे और पिंजरों के इर्द गिर्द खून बिखरा हुआ था। कई परिंदों के कटे हुए सरों को एक हार की शक्ल में परोया गया था। यह हार एक दीवार के साथ झूल रहा था। दुरुस्त पता चलाना मुश्किल था, ताहम अंदाजा होता था कि इस बड़े साइज की हार में 3 दर्जन परिंदों के सर परोए गए हैं। इनमें कबूतर, तोते, उल्लू वगैरह के सर पहचाने जा रहे थे। फिर रुस्तम की निगाह उससे भी ज्यादा करीब मंजिल पर पड़ी। एक और हार भी पॉलीथीन की खून आलूद शीट पर पड़ा हुआ था। ये पहले हार से बड़ा था और इसमें परिंदों के सर नहीं थे। इसमें चंद बिल्लियों और 2-3 कुत्तों और एक छोटी बकरी का सर था। अब 2 मजीद जानवर यहाँ लाए गए थे। यकीनन इन बेज़बान जानवरों को भी किसी करी अमल से गुजारा जाने वाला था। रुस्तम ने कुदरतुल्लाह के खूनी अमलियात के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन देखने का तजर्बा पहली बार हो रहा था। कमरे में मौत का सा सन्नाटा था। इस सन्नाटे को बस नर और मादा की मिमियाई हुई आवाज़ें तोड़ रही थी। नर और मादा को पॉलीथीन शीट पर खड़ा कर दिया गया था। वो आगे पीछे चकराने लगे। नरमस्ती में दिखाई देता था शायद उसे इस कैफियत में लाने के लिए कोई ख़ास तरीका इख्तियार किया गया था। रुस्तम ने सुन रखा था कि कुदरत जो अमलियात करता है उनमें इंसानी हैवानी खून की खुसूसी अहमियत हासिल होती है। ये भी मालूम हुआ था कि बाज़ औक़ात किसी परिंदे या चौपाए को अपनी माता से अव्वलीन मिलाप की हालत में खलाक किया जाता है और उसका खून सफरी अमल में इस्तेमाल होता है। आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा रुस्तम के सामने था। कुदरत के मुरीदों में से एक कट्टे कट्टे मुरीद के हाथ में स्टील की एक नहायत नोकीली और चमकदार सलाख नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर सख्ती थी। नर और मादा के दरमियान 1-2 मिनट आंख मचोली हुई। फिर यूं ही उन्होंने कानून फितरत का मुजाहिरा शुरू किया। जैसे बिजली चमकती है, बशाक मुरीद ने आनी सलाख का भरपूर वार बकरे के बाएं पहलू पर किया। खच की आवाज़ से देजा नुमा सलाख 1 फुट तक बदनसीब जानवर के सीने में घुस गई। वो करब से चीखा और मादा के ऊपर से उलट कर फर्श पर गिरा। 2 मुरीदों ने उसके तड़पते फड़कते जिस्म को दबोचा और तीसरे ने जोर लगाकर सलाख वापस खींच ली। दिल के मुकाम पर आने वाले गहरे गाँव से खून फुवारे की तरह फूटने लगा। सलाख बरदार मुरीद ने सलाख एक तरफ फेंकी और चीनी के एक मर्तबा नुमाम बर्तन में खून जमा करने लगा। मादा एक तरफ लातालुकी से खड़ी चिल्ला रही थी। उसे इदराक नहीं था कि थोड़ी देर पहले इसके फसल के लिए तड़पने वाला जवाने रोना अब अपने ही खून में डूबा हुआ है। ये शादी मर्ग का खेल बमुश्किल 5 मिनट जारी रहा। मर्तबान में खून भर लिया गया और जिंदा व मुर्दा जानवर बाहर निकाल दिए गए। इधर उधर बिखरने वाला खून एक बड़े कपड़े से साफ किया गया। उसके बाद एक मुरीद चीनी का मुनक्कश प्याला लिए उन अफराद की तरफ बढ़ा जो रुस्तम के साथ अंदर आए थे। चीनी का प्याला यकसर खाली था और मुरीद के दूसरी हाथ में एक छोटा सा नश्तर नजर आ रहा था। इसका मतलब था कि सफली अमल के लिए अभी मजीद खून इकट्ठा किया जाएगा और यह खून हैवानी नहीं इंसानी होगा। मुरीद ने बूढ़े शख्स के पास पहुंचकर उसे बाएं बाजू से आस्तीन ऊपर उठाने को कहा। फिर बोला, मरीजा से आपका क्या रिश्ता है बाजी? ये मेरी नूह है, यानी बहू। बूढ़े ने जवाबी सरगोशी की। अट्टे कट्टे मुरीद ने बूढ़े की कोनी से जरा नीचे जगह मुंतखिब पर दश्तर से चरका लगाया। वहां से खून बहने लगा और प्याले में गिरने लगा। 8-10 सीसी खून लेने के बाद दूसरे मुरीद ने बूढ़े के जख्म पर स्पिरिट में भीगी हुई रुई का टुकड़ा रख दिया। तब चीनी का मुनक्किश प्याला नौजवान के पास पहुंचा। मरीजा से तुम्हारा रिश्ता? ये मेरी बीवी है, नौजवान ने अर्जदा लहजे में कहा। बाजू से कमीज ऊपर उठाओ, अट्टे कट्टे मुरीद ने मशीनी अंदाज में हिदायत जारी की। नौजवान ने आस्तीन ऊपर उठा दी। उसका बायां बाजू कोनी से नीचे कलाई तक चला हुआ था। जख्म चंद दिन पुराने थे और अभी भरे नहीं थे। दश्तर चलाने वाला हट्टा कट्टा मुरीद सवालिया नजरों से हजरत जी की तरफ देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि जख्मी बाजू से खून निकाला जाए या नहीं। हजरत जी के चेहरे पर तरद्दुद के आसार नजर आए। उसे पहली बार अपनी सुर्खी माइल आंखें उठाई और नौजवान से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? अमीर अकबर जी। ये बाजू पर क्या हुआ है? जिस एक्सीडेंट में फौजिया को चोट लगी उसी में मेरा बाजू भी चला था। हम खानेवाल से मुल्तान आ रहे थे जी। साहिवाल के करीब हमारी बस वैगन से टकराई और फिर उसमें आग लग गई। फौजिया तो सर में चोट लगते ही बेहोश हो गई थी। इसे बस से निकालते निकालते मेरा बाजू जल गया था। हजरत ने तहफीमी अंदाज में सर हिलाया, फिर गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हारी वालदा ने बताया कि 15 दिन हुए हैं एक्सीडेंट को? जी हजरत जी। उसके बाद ये एक बार भी होश में नहीं आई। कुदरत का इशारा बेड पर पड़ी लड़की की तरफ था। नहीं हजरत जी। नौजवान ने आंखों में आंसू भरकर कहा। अंदाजा होता था कि उसे जवान साल बीवी से बहुत मुहब्बत थी और सिर्फ शोहर ही नहीं, लड़की का ससुर और देवर भी बहुत आरज़दा नजर आते थे। हजरत यानी कुदरत ने मरीद को मुखातिब करते हुए कहा, रहने दो। मतलब ये था कि जले हुए बाजू से खून ना निकालो। मुरीद लड़की के देवर की तरफ बढ़ा। लड़की के ससुर ने हाथ जोड़कर मुल्तजी लहजे में कहा, हजरत सरकार, मेरे पुत्र का घर उजड़ने से बचा लें। इसके बदले आप जो चाहें मैं देने को तैयार हूँ। क्या करते हो बाबा?
ایک مرید نے تیز سرگوشی میں بوڑھے کو جھڑکا، دوسرے نے غضبناک نگاہوں سے اسے گھورا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بوڑھا سہم کر چپ ہو گیا۔ بوڑھے کے انداز سے یہاں تھا کہ وہ کافی کچھ قدرت کی نظر کر چکا ہے اور ابھی کافی کچھ نظر کرنے کو تیار ہے۔ پیالہ بدست مرید دوسرے نوجوان کی طرف بڑھا۔ اس نے بائیں بازو سے آستین اوپر اٹھائی۔ مریضہ سے تمہارا رشتہ؟ میری بھرجائی ہے جی، نوجوان نے کہا۔ سابقہ طریقے سے اس کا خون بھی حاصل کر لیا گیا۔ اب رستم کی باری تھی اور رستم پوری طرح تیار تھا۔ اس کے سر پر چادر تھی اور چادر نے اس کے چہرے کا ایک تہائی حصہ چھپا رکھا تھا اور چادر کے نیچے جان لیوا 222 تھی۔ مریض رستم کی طرف بڑا، یقیناً اس نے یہی پوچھنا تھا کہ مریضہ سے تمہارا رشتہ، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی نگاہ رستم کے چہرے سے چپک کر رہ گئی۔ شاید اس سے پہلے اس نے دھیان سے رستم کی طرف دیکھا ہی نہ تھا۔ اسی دوران میں رستم نے محسوس کیا کہ حضرت جی بھی سخت چونکے ہوئے انداز میں رستم کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تم کون ہو؟ مرید کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ تمہارا باپ، رستم نے کہا اور چادر میں سے سیاہ رنگ کی 222 رائفل نکالی۔ یوں لگا جیسے کمرے میں کوئی بہت بڑا شیشہ چھناکے سے ٹوٹ گیا ہے اور چاروں طرف اس کی کرچیاں بکھر گئی ہیں۔ سانس اٹک گئے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، رستم تھاڑا۔ اس کی انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی۔ حضرت جی اپنی جگہ پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے تینوں چیلے بھی زرد چہروں کے ساتھ رستم کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ اسے پہچان گئے تھے اور اس پہچان کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں دہشت کے مہیب سائے لہرا گئے تھے۔ پھر سب سے پہلے حضرت جی خود ہی بولا تھا، تم رستم ہو نا؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ رستم بولا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ تم سے کیا دشمنی ہے ہماری؟ حضرت جی نے اپنی آواز کو حتی الامکان قابو میں رکھتے ہوئے کہا، ذرا چھری کے نیچے سانس لے، ابھی سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رستم نے تیزی سے چند قدم اٹھائے اور حضرت جی کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کی رائفل کی بے رحم نال حضرت جی کی گردن میں دھنس گئی۔ وہ کراتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے بکرے کے لو والا مرتبان الٹا اور قالین پر گل کاری کر گیا۔ اس کمرے کے اندر رستم کے سوا کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو شاید رستم کا خوفناک انداز کسی کو مزاحمت کی طرف مائل نہ ہونے دیتا۔ رستم نے قدرت سے کہا، اپنے اس موٹے کتے سے کہو کہ خال کمرے کے پہرے داروں کو اندر بلائے۔ موٹے کتے سے رستم کی مراد وہ ہٹا کٹا چیلا تھا جس نے مریضہ کے لوائقین کا خون پیالے میں جمع کیا تھا۔ قدرت نے ذرا پسو پیش سے کام لیا تو رستم نے اسے بالوں سے پکڑ کر نہایت بے دردی سے جھنجھوڑ دیا۔ قدرت شاید جان گیا تھا وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے دو چار ہو چکا ہے، لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے جواب میں کچھ کہنا مگر رستم کے صبر کا پیمانہ تو پہلی لبریز تھا۔ اس نے قدرت کو دھکیلا اور 2 قدم چل کر دیوار سے ٹکرا دیا۔ تصادم شدید تھا۔ قدرت کے ہونٹوں سے کربناک کرا نکل گئی۔ اپنے پیر و مرشد کی توہین کا یہ بدترین منظر دیکھ کر فربہ اندام مرید خاموش نہ رہ سکا۔ وہ ایک دبی دبی چنگاڑ کے ساتھ رستم کی طرف آیا، لیکن رستم تک پہنچنا اس کی ہمت و طاقت سے باہر تھا۔ رستم کا دوسرا ہاتھ حرکت میں آیا، اس میں سائلنسر لگا کولڈ پسٹل تھا۔ ٹھک کی آواز سے فائر ہوا اور فربہ اندام شخص عین پیشانی پر گولی کھا کر پٹ سے قالین پر جا گرا۔ تیز آرنشتر جس سے شاید وہ رستم پر حملہ کرنا چاہتا تھا اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ دوسرا مرید بائیں پہلو سے رستم کی طرف آیا۔ وہ رستم سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہ مزید 10 گنا قریب بھی ہوتا تو شاید رستم پر حملہ آور نہ ہو سکتا۔ سائلنسر لگے پسٹل سے چلنے والی اگلی 2 گولیوں نے دوسرے مرید کی چھاتی اور گردن میں 2 سوراخ کر دیے۔ یہ شخص بھی اوندے منہ قالین پر گرا اور جان کنی کے عالم میں لرزنے لگا۔ تیسرے مرید نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن رستم کی کڑکتی ہوئی آواز نے اس کے پاؤں زمین میں دھنسا دیے۔ وہ دروازے سے 3 فٹ دور رک گیا۔ دیوار کے ساتھ ٹکرانے سے قدرت کی ناک لہو لوہان ہو گئی۔ وہ اپنے سفید رومال سے بار بار خون پونچھ رہا تھا اور کرا رہا تھا۔ بیڈ پر مریضہ اپنے قرب و جوار سے بے خبر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے لوائقین کے چہرے خلدی تھے، شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اپنے مسیحا حضرت جی کے کمرے خاص میں انہیں کچھ تو خون کے ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے سب کچھ دیکھے جا رہے تھے۔ رستم کو ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ مریضہ کے جوان سال شوہر کو مخاطب کر کے پھنکارا، اپنی جگہ سے ہلنا مت، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس بات میں سر بھی نہیں ہلا سکا۔ رستم نے پسٹل دوبارہ واسکٹ کی جیب میں ڈالا اور رائفل بدست تیسرے مرید کے سر پر پہنچ گیا۔ حال کمرے میں کتنے پہرے دار ہیں؟ اس نے مرید سے پوچھا۔ تو 3 جی، 2 اندر ہیں 1 باہر، وہ مشینی انداز میں بولا۔ ان تینوں کو اندر بلاؤ نام لے کر، اگر چالاکی دکھاؤ گے تو ابھی اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ رستم نے قالین پر پڑی خون آلود لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ دبلے پتلے مرید نے تھوک نکل کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ چند قدم آگے جا کر اس نے آواز دی، خشمت اندر آؤ، نورے اور خلیق کو بھی لاؤ۔ قریباً 2 منٹ بعد خال کمرے میں موجود تینوں پہرے دار اندر خاص کمرے میں آ چکے تھے۔
उनमें से 2 के पास राइफलें थीं। एक के पास मेटल डिटेक्टर था। कमरे में मौजूद सनसनी खेज सूरत-ए-हाल देखकर ये तीनों पहरेदार जैसे हिप्नोटाइज हो गए थे। उनसे राइफलें रखवाने और उन्हें दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा करवाने में रुस्तम को चंदा दुश्वारी पेश नहीं आई। उन तीनों के हाथ उनके सरों पर रखे हुए थे। कमरे से बाहर अभी तक किसी को सूरत-ए-हाल की संगीनी का एहसास तक न था। तीनों पहरेदारों पर तसल्ली बख्श तरीके से काबू पाने के बाद रुस्तम ने दुबले पतले पंजाबी मुरीद को एक बार फिर बाहर भेजा। इस मर्तबा वो गोरा को अंदर कमरे में ले आया। कमरे का खूनी मंजर देखकर गोरा की बांछें खुल गई और चेहरा थमथमा उठा। उसने तारीफी नजरों से रुस्तम को देखा और सर हिलाया। फिर उसकी निगाह कुदरत पर पड़ी और एकाएक ही उसकी आंखों में खून की शदीद प्यास नजर आने लगी। वो रुस्तम के करीब आया और सरगोशी में बोला, खुश कर दिया लाले दी जान, अब क्या करना है? सबसे पहले तुम बाहर जाओ और हाल कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दो, कोई बाहर जा सके और ना कोई अंदर आ सके। लो जी, चुटकी बजाते ही ये काम करता हूँ। उसने एक पहरेदार की 7mm राइफल उठाई और दरवाजे की तरफ मुड़ा। लेकिन देखो, कोई जख्मी नहीं होना चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो हवाई फायर करना। जो हुक्म लाले दी जान, गोरा ने कहा। उस पर मौजूद सूरत-ए-हाल का मुतलिक असर नहीं था। यूं लगता था कि वह मौत के शदीद खतरे को इंजॉय कर रहा है। वो झूमता हुआ सा बाहर चला गया। चंद सेकंड बाद रुस्तम ने खाल कमरे की तरफ से औरतों की दबी दबी चीखें सुनी। उसके साथ ही गोरा की कड़कती पोठोखारी आवाज सुनाई दी। वो लोगों को अपनी अपनी जगह बैठे रहने का हुक्म दे रहा था। ऐसे कामों का उसे वसी तजर्बा था। करीबन 1 मिनट के अंदर अंदर उसने खाल कमरे की सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया। रुस्तम ने खास कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। मुख्तसर राहदारी से आगे खाल कमरे की दीवार गिर खिड़कियां नजर आ रही थी। गोरा एक टेबल पर चढ़ा हुआ था। राइफल बिल्कुल तैयार हालत में उसके हाथ में थी। उसने मर्दों और औरतों का दरमियानी पोर्टेबल पर्दा हटा दिया। अब उसकी उकाबी नजरें करीबन 4 दर्जन मर्दों सन की एक एक जुम्बिश का जायजा ले रही थी। अचानक रुस्तम को चौंकना पड़ा। इसकी निगाह खाल कमरे के सामने से नीचे उतरने वाले स्टाइलिश जीनों पर पड़ी। इसने कुदरत की एक बीवी को देखा। वो बड़ी फुर्ती और होशियारी से सीढ़ियां उतरते हुए बरामदे की तरफ जा रही थी। बरामदे की तरफ जाने वाला दरवाजा बंद था, ताहम मुमकिन था कि बाहर निकलने का कोई और भी रास्ता होता। रुक जाओ, रुस्तम दौड़ा। वो नहीं रुकी। रुस्तम के पास दूसरी वार्निंग देने की मोहलत ना थी। वो किसी भी लम्हे नजर से ओझल हो सकती थी। रुस्तम ने अपने साइलेंसर लगे पिस्तौल से फायर किया। एक बार फिर ठिक की दबी दबी आवाज गूंजी। कुदरत की बीवी चिल्लाकर छठे 7वें जीने से पुख्ता फर्श पर गिरी। क्या हुआ है? कुदरत ने कर्मनाक आवाज में पूछा। तेरी माँ का सर हुआ है, चुप खड़ा रहे नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। रुस्तम ने पिस्तौल लहराया। कुदरत के चेहरे पर जलजले के आसार थे। गालबन उसने अपनी बीवी की सुरीली आवाज पहचान ली थी। रुस्तम का अंदाजा था कि ये कुदरत की सबसे छोटी और चहेती बीवी डॉक्टर सद्दफ है। रुस्तम की मालूमात के मुताबिक कुदरत की मंजली बीवी उड़ीसा फराकी जरा भारी जिस्म की थी। कुदरत और उसके हवारियों के मुर्दा चेहरे कुछ और भी मुर्दा हो गए। रुस्तम की आंखों में अपने लिए बदतरीन सूरत-ए-हाल के साए देख रहे थे। जब सद्दफ को गोली लगी तो कमरे में खौफ व हिरास की फजा उरूज पर पहुंच गई। एक दुबले पतले मुरीद ने खड़े खड़े अपनी शलवार गीली कर ली थी और थर थर कांप रहा था। कुदरत को भी खड़े रहने के लिए सोफे की टेक की जरूरत थी। अभी कुछ देर पहले ये लोग आस्ताने पर आए हुए सवालियों के लिए रवोनत और बेनियाजी की अलामत थे, लेकिन अब खुद सरापा आफत ज़दा नजर आ रहे थे। जिन पहरेदारों ने दीवार की तरफ मुंह कर रखा था उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा। रुस्तम ने से एक तसल्ली बख्श गाली से नवादा और साथ ही रुख दीवार की तरफ रखने की हिदायत की। इसी दौरान में रुस्तम ने खाल कमरे में एक मंजिर देखा और शश दर रह गया। चालमे के लिए से अपनी बसारत पर यकीन नहीं हुआ। गोरा ने जिन मर्दोदन को अपनी राइफल से कवर कर रखा था उनमें एक जाना पहचाना चेहरा भी था। रुस्तम की नजर धोखा नहीं खा रही थी। वो आरफ कमवा था, वही जोशीला नौजवान जिसने मोहतम सरदार दराज के साथ मिलकर कठोली गांव में रुस्तम और बीबी की जान बचाई थी। उसकी छोटी छोटी खूबसूरत मूंछ और चौड़ी पहचानी के सबब रुस्तम ने उसे फौरन पहचान लिया। वो भी रुस्तम की तरफ ही देख रहा था। फिर उसने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया जैसे रुस्तम की तरफ आना चाह रहा हो। रुस्तम ने सर के इशारे से अपनी तरफ उसे बुला लिया। वो लोगों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ रुस्तम के पास चलाया। तुम यहाँ आरिफ? रुस्तम ने सरगोशी की। हाँ रुस्तम भाई, और मेरे साथ कोई और भी है। कौन? अभी बताता हूँ, पहले आप इस लड़की को देखें जो सीढ़ियों से गिरी है। आरफ का इशारा कुदरत की बीवी सद्दफ की तरफ था। वो टांग पर गोली खाकर ऊंधे मुंह फर्श पर गिरी थी और वहीं बेहिस्सो हरकत पड़ी रह गई थी। हाल कमरे में मौजूद लोग दहशत ज़दा नजरों से उसे देख रहे थे। रुस्तम ने एक तनुमंद पहरेदार को अपनी तरफ बुलाया और आरिफ से कहा कि वो पहरेदार के साथ मिलकर कुदरत की बीवी को अंदर ले आए। आरिफ ने यह काम बड़ी खुशसलूबी से किया। करीबन 1 मिनट बाद जख्मी सद्दफ कमरे में सोफा कम बेड पर दराज थी। उसके सर के नीचे आरिफ ने एक कुशन रख दिया था। सद्दफ नामी इस जवान साल डॉक्टर की हालत अच्छी नहीं थी। वो मुकम्मल बेहोश थी। बज़ाहिर कहीं से खून वगैरह नहीं निकला था।
عارف نے اس کی شلوار کا پائنچا اٹھا کر دیکھا، ٹانگ کا زخم زیادہ سنگین ثابت نہیں ہوا۔ گولڈ پسٹل کی گولی اس کی پنڈلی کا نرم گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ برم پٹی کے ذریعے جان سے رسنے والے خون کو روکا جا سکتا تھا۔ اس کی ناک کے ایک نتنے سے بھی تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا۔ اپنی جیتی بیوی کی حالت دیکھ کر قدرت کی حالت پتلی ہوئی، وہ بےقراری سے اس کی طرف بڑھا۔ صدف، صدف، آنکھیں کھولو، اس کے شانے جھنجھوڑ کر بولا۔ دنیا جہاں کا کرب اس کی آواز میں سمٹ آیا تھا۔ رستم فنکارا، دور ہو جاؤ اس سے، پیچھے ہٹو۔ وہ ذرا ٹھٹکا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ رستم کی آنکھوں میں لہریں مارنے والی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ابھی تک یہاں جتنے فائر ہوئے تھے سائلنسر لگے پستول سے ہوئے تھے۔ عمارت سے باہر لوگوں کو اندر کی صورتحال کا ٹھیک پتہ نہیں تھا، لیکن یہ سچویشن زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ رستم کے سینے میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔ وہ یہاں 10-15 لاشیں گرانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ قدرت اور اس کے عواریوں کو 222 سے چھلنی کرنے کا اصولی فیصلہ کر چکا تھا۔ غالباً اس کے اندر کا یہی تہیہ تھا جس نے قدرت اور اس کے ساتھیوں کا خون بہت سے پہلے خشک کر ڈالا تھا۔ کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، لیکن یہ راہ اچھی اور بری دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک شخص کی محبت غیر مری لہروں پر سفر کر کے دوسرے شخص پر اثر انداز ہوتی ہے، یوں ہی نفرت بھی سفر کرتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں نفرت اثر انداز ہو رہی تھی۔ سینے میں پھنکارتی ہوئی آگ تھی اور انگلیوں میں سنسناتی ہوئی موت اثر انداز ہو رہی تھی۔ خون خشک تھا اور سانس سینے میں الجھ رہے تھے۔ قالین پر پڑی ہوئی دونوں لاشیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ ایک 7mm رائفل عارف کے ہاتھ میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ رستم نے اسے ہدایت کی کہ وہ ارد گرد کے کمروں کا ایک چکر لگائے، اور قدرت کا کوئی اور ساتھی بھی یہاں موجود ہے تو اسے لے آئے۔ عارف بیاد ہتھیار شناس اور چوکس شخص کا نام تھا۔ اس کے جانے کے بعد چند دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں، پھر کسی عورت کی دہشت زدہ چیخ سنائی دی۔ قریباً 2 منٹ بعد عارف قدرت کی منجلی بیوی اڑیسہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں پر ابھی تک سفید دستانے موجود تھے۔ ان دستانہ پوش ہاتھوں سے وہ اب تک نہ جانے کتنے بے زبان جانوروں کو شوہر کی عملیات کی بینٹ چڑھا چکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک موٹی تازی مریدنی اور مرید بھی تھا۔ مریدنی کے کپکپاتے ہاتھوں میں تسبیح گردش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی لٹھے کی طرح سفید تھا۔ رستم نے ان تینوں افراد کو بھی قطار میں کھڑا کر دیا۔ اپنی چھوٹی سوکن صدف کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر اڑیسہ کا خوف انتہا کو پہنچ گیا۔ لگتا تھا وہ ابھی گر پڑے گی۔ عارف رستم کی آنکھوں میں خاردم بڑھتی ہوئی وحشت دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب بہت جلد کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے۔ وہ رستم کے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا، رستم بھائی، تم جانتے ہو میرے ساتھ اور کون یہاں آیا ہے؟ کون ہے؟ رستم نے ذرا چونک کر پوچھا۔ شانی بی بی، عارف نے کہا، اور رستم کا پورا جسم سنسنا گیا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے کچھ نہیں بول سکا۔ پھر اس نے اپنے اعصاب کو سنبھالا اور دھیمے لہجے میں بولا، کہاں ہے وہ؟ اس کے ساتھ ہی اس نے حال کمرے میں موجود خواتین پر ایک تیز نظر ڈالی۔ یکایک اس کے دل کی دھڑکن کئی گنا بڑھ گئی۔ اسے کیسے نہ جانتا، کیوں نہ پہچانتا؟ وہ تو سانس کے ساتھ سفر کرتی تھی، وہ تو خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتی تھی۔ دن میں اور رات میں کھلی اور بند آنکھوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتا رہا تھا اور محسوس کرتا رہا تھا وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کا نقاب، اس کی چادر، نظر، اینک اسے رستم سے چھپا نہیں سکے۔ وہ سرتاپا آنکھ بن گیا اور بی بی کو دیکھنے لگا۔ وہ عورتوں والے حصے میں ایک ستون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کسی کو سراپا آنکھ بن کر دیکھا جاتا ہے تو باقی زیاد مانند پڑ جاتی ہیں۔ رستم جیسا چوکس شخص بھی چند لمحوں کے لیے اپنے قریب کھڑے دراز قد گارڈ سے بے خبر ہو گیا۔ جیلمی گارڈ جسے اپنی موت کا پورا یقین ہو چکا تھا، برق رفتاری سے رستم کی طرف آیا۔